हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का एक नया सब्जेक्ट जो कि हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। और सब्जेक्ट हम लोग का स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ था, जो कि है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक एक भी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था और एक भी यूनिट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट टोटल कर देंगे कंप्लीट, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। और 4 से 5 या फिर 6 चैप्टर आप लोगों के हैं, बहुत ही आसान चैप्टर हैं। इसको एक ही लेक्चर में, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इस लेक्चर में आपको टोटल कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप लोग ये लेक्चर देखें तो आपका पूरा यूनिट इसी ही लेक्चर में हो जाए कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए, एकदम आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक एक करके बारी बारी से सभी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस यूनिट का भी द एंड करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी हैज क्रिएट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। ठीक, और जो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म होता है ये 1917 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? हंगेरियन के इंजीनियर थे जिसका नाम था कार्ल इरके। इनके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था और वही यूज किए थे, ही इज यूज दी टर्म। और इन्होंने ही ये टर्म को लार्ज स्केल के प्रोडक्शन में, पिक्स के प्रोडक्शन में यूज किया था इस टर्म को। किसके द्वारा? यूजिंग दी शुगर बीट एज दी सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक, तो ये टर्म को कौन इंट्रोड्यूस कराया था और किस ईस्वी में ईस्वी कराया था इसको? तो ये कभी कभी जीपैट में पूछ लेता है। 1917 ईस्वी में हंगेरियन के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था कार्ल इरके। इन्होंने ही इस टर्म का इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि इन्होंने ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग के लिए ये टर्म यूज किया था। बायोटेक्नोलॉजी का टर्म का यूज किया था। ठीक, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। इसको एकदम आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, तो ध्यान से एक एक पॉइंट देखते हुए चलिएगा। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग जानने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या सबसे पहले आया, किस ईस्वी में क्या है, वो जानते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन दी बायोटेक्नोलॉजी। तो शायद आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन दी बायोटेक्नोलॉजी। अब एक कॉलम में आप लोग लिखेंगे डेवलपमेंट कब हुआ था और एक कॉलम में लिखेंगे ईयर, किस ईयर में ये डेवलप हुआ। तो ठीक, तो सबसे पहले लुइस पास्चर ने पर्पज किया था दैट माइक्रोज दैट काज फर्मेंटेशन इन किस ईयर में? 1857 ईस्वी में। उसके बाद हमारा डिस्कवरी हुआ था जेनेटिक बेसिस ऑफ दी हार्बिडिटी बाय दी ग्रीगर मेंडल के द्वारा 1860 ईस्वी में। उसके बाद फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था क्रोमेटेशन, एग्जाम्पल इसका होता है क्रोमोसोम्स। किस ईस्वी में क्या था? 1879 ईस्वी में। उसके बाद दी फर्स्ट कैंसर काजिंग वायरस इज डिस्कवर्ड हुआ था रॉस के द्वारा। किस ईस्वी में? 1911 में हुआ था, 1911 ईस्वी में। उसके बाद दिख रहा है ना आप लोग को, उसके बाद माइक्रोब का यूज किया गया था टू ट्रीट दी सीवेज फॉर द फर्स्ट टाइम दी मैनचेस्टर इंग्लैंड में, जिसका ईयर है 1914 ईस्वी में। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ था फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ दी एसीटोन एंड एन ब्यूटेनॉल का, किसके द्वारा? चेन वर्जिमन के द्वारा 1916 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये तो आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं। ये आप लोग 6 सेमेस्टर में पहला या फिर दूसरा यूनिट में पेनिसिलिन के बारे में टोटल पढ़े थे, कैसे कैसे हुआ था। पेनिसिलियम नोटेटम किस प्लांट के द्वारा हुआ था? टोबैको के प्लांट के द्वारा हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये तो पता ही होगा। तो यही पूरा इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कौन कौन कब डेवलप किया था और किस ईस्वी में किया था, किस ईयर में किया था। ये टोटल इनके यहाँ पे दिए गए हैं। क्या है दिए गए हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब हुआ था और किस ईयर में हुआ था,
ये बस इतना है, आप लोग इतने पॉइंट को आराम से अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पीडीएफ बना करके बहुत जल्द आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कब आया था, स्टार्टिंग कब से हुआ था। तो 1857 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 2001 तक चलता गया और आगे ये हमारा प्रोसेस बढ़ता गया और नए नए एंटीबायोटिक, नई नई मेडिसिन, अच्छी अच्छी प्रकार के डेवलपमेंट होता गया, ठीक। पेनिसिलिन का सबसे पहले बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1929 ईस्वी में। उसके बाद ये सब ऐसे ही चलता गया, जो कि देखिए यहाँ पे लास्ट हमारा है 2001, ठीक। ह्यूमन जीनोम्स द फर्स्ट मैमलियन जीनोम्स सस्क्यूंड। तो ये पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया दोस्तों। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और एप्लीकेशन जानेंगे फार्मास्यूटिकल साइंस में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं अब, स्कोप एंड एप्लीकेशन इन दी फार्मास्यूटिकल साइंस। तो देखिए स्कोप एंड एप्लीकेशन इन दी फार्मास्यूटिकल साइंस, तो इसमें हमारा सबसे पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है जीन थेरेपी, तीसरा है मॉलिक्यूलर मार्कर्स और क्रिमिनल फोर्सेस, उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स, उसके बाद फार्माकोगनोसिस, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट वर्ड में HGP भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इनमें से कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो शायद आप लोग बना के लिख लेंगे, नहीं बना के लिख पाएंगे, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या लिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एप्रिशिएट एज ए क्या, एज ए मिसलेटोन इन डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, जितने पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा जीन थेरेपी और तीसरा है मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक। तो वीडियो को रोक करके दोस्तों अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको दे दूंगा, लेकिन मेन पॉइंट आप लोग का जो है उसको इस लेक्चर में मैं टोटल समझाते हुए चलूँगा। जैसे यहाँ पे आपका हो गया क्लिनिकल फोरेंसिस हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स हो गए, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गए, उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट हो गए। तो ये सब के बारे में अगर लिखना चाहते हैं 2-2, 3-3 लाइन अगर लिख देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी 7 से 10 नंबर में आ जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। राइट डिटेल नोट ऑन दी एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ दी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद इसमें मैंने आप लोग को बताया 1 पॉइंट और इसका एप्लीकेशन 2 पॉइंट बताया है, फार्माकोजेनोमिक्स हो गया और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये पूछ लेता है और ये पूछ लेता है। तो इनके बारे में भी 1-1, 2-2 पॉइंट अगर लिख के तैयार कर लेंगे वो अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब आगे। एक आप लोग का लास्ट है HGP। HGP का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने लास्ट एप्लीकेशन आप लोगों को बताया है। HGP का फुल फॉर्म क्या है, HGP का फुल फॉर्म है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP इज अटेम्प्ट टू द मैप completely or entire to the spectrum of the genetic material that can be found to the all human being, and it is used to determine the complete sequence to the DNA types of the human and provide informative and resource and the understand some the critical difference and make up the individual and that can often contribute to the disease। तो कम से कम HGP के बारे में इतना आप लोग जरूर तैयार कर लेना। तो देखिए हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाला, जो कि आपके पहले सिलेबस में दिया गया है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें हम लोगों ने टोटल जान लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, किस सन में इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन से इंजीनियर कहाँ के इंजीनियर किए थे और इनका नाम क्या था और ये टर्म जो है कब यूज किया था, किसके द्वारा यूज किया गया था और इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या हैं और किस ईयर में ये डेवलप हुआ था, डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस क्या क्या है इनके बारे में, ठीक। आई होप आप लोग का इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इनमें कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी।
एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं दोस्तों? तो देखिए, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी। ये एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होता है एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एंजाइम एज टूल इन द इंडस्ट्री, ठीक, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर या फिर मेडिसिन में। और ये जो एंजाइम होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। कहाँ पे सॉल्युबल? एंजाइम के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत पहले से एंजाइम के बारे में जानते हैं। तो एंजाइम जो होता है सॉल्युबल होता है एमार्फस में, कोलाइडल में, प्रोटीनियस में, बायोएक्टिव ऑर्गेनिक कैटालाइज प्रोड्यूस होता है जो कि लिविंग सेल के द्वारा, ठीक। और एंजाइम जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेंड होता है? एंजाइम आर मेनली ऑब्टेंड होते हैं फ्रॉम द लिविंग सेल्स के द्वारा। लिविंग सेल्स से ये एंजाइम ऑब्टेंड किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब के द्वारा ये एंजाइम जो होते हैं एंजाइम हमारे ऑब्टेंड किए जाते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई एंजाइम के बारे में और एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन आपके सिलेबस में एक टॉपिक और दिया गया है, एंजाइम इम्बोलाइजेशन। एंजाइम इम्बोलाइजेशन, इम्बोलाइजेशन क्या होता है? तो एंजाइम इम्बोलाइजेशन जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, एंजाइम और इम्बोलाइजेशन, जो कि हिंदी में भी कुछ लिख दिया हूँ जो कि आप लोग समझ जाएं, एक बार पढ़ें आप लोग समझ जाएं। एंजाइम का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेंड किए जाते हैं, ठीक। इम्बोलाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम यूज, मतलब लंबे समय तक आप लोग उसको यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज इम्बोलाइजेशन। मतलब एंजाइम को किसी भी कैरियर के साथ मिक्स करके रखना ताकि हम इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें और वो हमारा मटेरियल स्पॉयल ना हो, खराब ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं एंजाइम इम्बोलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आम का सीजन होता है तो कच्चे आम बहुत ज़्यादा फर जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग उसको तोड़ तोड़ कर उसको रख देते हैं। अब वो आम को हम अगर वैसे ही रख दें तो वो आम हमारा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, वो आम हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन उस आम को हमारे घर पे मम्मी लोग जो रहती हैं उसको कट करके उसमें सरसों का तेल डालती हैं, उसमें मसाले डालते हैं, मसाले उसाले डाल करके उसको धूप में रखती हैं और रखने के बाद उसको बना देते हैं आम का अचार। और वो आम का अचार जब हमारा बन के रेडी हो जाता है तो वो हमारा बहुत दिनों तक चलता है, बहुत दिनों का, कई सालों तक वो चलते हैं, लेकिन वो हमारे अचार जो होते हैं ख़राब नहीं होते हैं। और वही हमारा प्रोसेस होता है इम्बोलाइजेशन का, मतलब उस चीज़ को इस तरह से हमको रखना है, इस कैरियर में रखना है कि वो हमारा जल्दी ख़राब ना हो, बहुत दिनों तक चले। जैसे हरे हरे मटर होते हैं, सफल मटर उसको बोलते हैं, तो आप लोग देखते हैं वो मटर बहुत दिनों तक, जैसे पनीर के साथ उसको देते हैं, तो वो मटर अगर आप लोग जैसे खेतों में बोया जाता है और उस मटर को हम लोग वैसे ही अगर रख दें तो वो मटर हमारा सालों साल तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर उस मटर को अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों में रखा जाता है, जैसे कि कहीं कहीं पर वो लोग रखते हैं जिससे हमारे सालों साल तक वो मटर चलते रहते हैं, हरे मटर ही रहते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, ठीक। तो वही हमारा प्रोसेस होता है इम्बोलाइजेशन का, मतलब उसको किसी भी तरीके से ऐसे रखें कि वो हमारा मटेरियल ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले, दैट इज कॉल्ड एज इम्बोलाइजेशन। और एंजाइम इम्बोलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी भी एंजाइम को किसी भी कैरियर के साथ मिक्स करके, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैरियर क्या होता है, कैरियर के बारे में अभी आगे तुरंत बता रहा हूँ, लेकिन अभी समझिए आप लोग यहाँ पे, एंजाइम को किसी भी कैरियर के साथ मिक्स करके रखना ताकि हम इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें, लंबे समय तक यूज कर सकें और वो हमारा मटेरियल ख़राब ना हो, वो एंजाइम हमारा ख़राब ना हो, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इम्बोलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे? इट रिफर टू द टेक्निक ऑफ द कन्फर्मिंग ऑफ द एंकोरिंग इन द एंजाइम इन द इनर्ट, अंदर से सपोर्ट दिया जाता है, अंदर से उसको पैक किया जाता है जिससे वो मटेरियल हमारा ख़राब ना हो, वही हमारा होता है एंजाइम इम्बोलाइजेशन, ठीक। और एंजाइम इम्बोलाइजेशन के बारे में अगर लिखना और भी चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पे लिखा गया है 2-3 पॉइंट, आप लोग कम से कम
इसको यहाँ तक जरूर, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक, नहीं तो इसको सेफ फार्मिंग तक जरूर इसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं तो वहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख दिया हूँ, लेकिन ये लिख लेना। एंजाइम एम्बोलाइजेशन एक प्रोसेस होता है इन विच एंजाइम आर फिजिकली कंपाउंड आर दी कैटालाइज इन दी सर्टेन डिफाइन, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ तक जरूर लिख लेना। ठीक, एंजाइम एम्बोलाइजेशन, एंजाइम एम्बोलाइजेशन के बारे में आप लोग यहीं पे समझ सकते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होता है जानते हैं। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम यूज, लंबे समय तक वो खराब ना हो, लंबे समय तक चले, वही हमारा होता है एम्बोलाइजेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एंजाइम एम्बोलाइजेशन। एंजाइम एम्बोलाइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, बट अभी तक का आप लोग का कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं एंजाइम एम्बोलाइजेशन, क्या होते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ एंजाइम ऑफ एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा सरफेस एम्बोलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन। सरफेस एम्बोलाइजेशन एक होता है और एक होता है विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन। तो इसमें हमारा देखिए, इसमें सरफेस एम्बोलाइजेशन में हमारा एक होता है एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो सरफेस पर रहता है, अंदर ना जाए, वो सरफेस पर रहे, वो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, और दूसरा होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्शन। तो सरफेस एम्बोलाइजेशन में हमारा तीन होता है, एडजॉर्प्शन, कोवैलेंट बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्शन। और विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन में हमारा होता है इंकैप्शन होता है और दूसरा होता है इंट्रैपमेंट। तो दो होते हैं इसमें। लेकिन अब हम लोग देखिए मेथड ऑफ एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे कि कैरियर क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने कैरियर के बारे में पढ़ा है कि कैरियर के हेल्प से हम लोग उसको ऐसे रखेंगे कि वो हमारा ख़राब ना हो और बहुत दिनों तक चले। तो लेकिन कैरियर ही नहीं जानेंगे कि कैरियर क्या होता है, तब कैसे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग कैरियर। देखिए दोस्तों, कैरियर जो होता है एक ऐसे इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैरियर आर दोज इनर्ट मॉलिक्यूल जो कि हेल्प करते हैं एंजाइम एम्बोलाइजेशन में। एंजाइम एम्बोलाइजेशन में ये कैरियर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वो हमारा मटेरियल खराब ना हो और लंबे समय तक चले। तो लिखेंगे कैरियर आर दोज इनर्ट मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन दी एंजाइम एम्बोलाइजेशन एंड आफ्टर रिएक्शन विथ एंजाइम दे आर कॉल्ड एज कैरियर। और यही हमारा होता है रिएक्शंस के साथ साथ एंजाइमेशन जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर। और यही कैरियर हमारा यूज किया जाता है एंजाइम में, जो कि हमारा होता है एंजाइम एम्बोलाइजेशन। और एंजाइम एम्बोलाइजेशन में हमारा ये कैरियर जो होता है हेल्पफुल होता है। ठीक, इन्हीं के द्वारा हमारा वो जो होता है लंबे समय तक चलता है। ठीक, तो कैरियर हमारा बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक और तीसरा होता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक। ठीक, ऑर्गेनिक जो होता है इसमें हमारे होते हैं, इनऑर्गेनिक में होता है पोरोल, ग्लास, सिलिका, कैलेस और बेंटोनाइट। उसके बाद ऑर्गेनिक में हमारा सेलुलोज डेरिवेटिव होता है, DEAE सेलुलोज होता है, CM सेलुलोज होता है और डेक्स्ट्रोन होता है। और ऑर्गेनिक सिंथेटिक में हमारा होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, एक्राइलिक पॉलीमर। ठीक, ये हमारा कैरियर होता है और कैरियर के कुछ टाइप होते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट शायद आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। अब चलिए थोड़ा सा मेथड जान लेते हैं इसके। तो दोस्तों मेथड में हम लोग सबसे पहले सरफेस एम्बोलाइजेशन के एडजॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए शायद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ मैं लिखा हूँ, एडजॉर्प्शन मेथड इज द सरफेस फिनोमिना। ये एक सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है जो कि कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पर होते हैं। तो लिखेंगे एडजॉर्प्शन मेथड इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच दी कैरियर मॉलिक्यूल के सरफेस पे होते हैं, गेट एंड हेयर ऑन दी सरफेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल एंड मेक ए वीक कॉम्प्लेक्स, और बनाते हैं वीक कॉम्प्लेक्स विच इज कनेक्टेड बाय दी, जो कि कनेक्ट होते हैं वन डेयर वाल फोर्स के द्वारा या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा।
जो कि हमारे कनेक्ट होते हैं। अब इसको छोटा करेंगे तभी आप लोग को दिखेगा। देखिए ये हमारे कनेक्ट होते हैं या तो वान डेर वाल फोर्स के द्वारा या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ये हमारे इनके सरफेस पर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सरफेस पे हैं ये कैरियर के ऊपर, और ये हमारा कैरियर मैट्रिक्स क्या है, वान डेर वाल फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन में आप लोग सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि वान डेर वाल फोर्स लग रहा है यहाँ पे कैरियर मैट्रिक्स के ऊपर ये हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये एंजाइम लगे हुए हैं, इनके ऊपर ये कनेक्ट हैं। ठीक, तो एडजॉर्प्शन के बारे में जो यहाँ पे मैं पेंसिल से देखिए लिख दिया हूँ, इसको आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके आराम से ज़रूर लिख लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बस यही आप लोग को इतना लिखना है एडजॉर्प्शन में। अब दूसरा लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, हेडिंग डालेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आसान तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं कि दिस इज द मोस्ट सूटेबल एंड स्टेबल मेथड ऑफ एंजाइम एम्बोलाइजेशन। मतलब क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होता है ये मोस्ट सूटेबल होता है और स्टेबल मेथड होता है एंजाइम एम्बोलाइजेशन का। इस मेथड में हम लोग कैरियर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम ए कोवैलेंट बॉन्डिंग को किसके साथ, विद द एंजाइम एंड मेक करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसी को ही हम लोग कहते हैं एम्बोलाइज स्ट्रक्चर। एंड दोज एंजाइम विच हैव स्पेशल काइंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ओनली दे कैन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एम्बोलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फेनिल ग्रुप, उसके बाद सल्फोनिल ग्रुप, थायल ग्रुप, एमाइडाजोल एंड इंडोल ग्रुप्स हो गए। तो ये सब जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट स्टेबल क्या होते हैं, एम्बोलाइजेशन होते हैं। अगर सीधा सीधा जानना चाहें कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, एंजाइम कैरियर जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक, इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा और भी लिखना चाहते हैं क्या होते हैं इनके एडवांटेज, क्या होते हैं डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे इसके एडवांटेज लिख दिया हूँ और यहाँ पे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इसका, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। सो इट इज़ दी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये जो होते हैं स्ट्रांगली बॉन्ड लगे होते हैं इसमें, इसीलिए ये मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट होते हैं। और इन दिस मेथड चांस ऑफ एंजाइम लीकेज इज वेरी लो, और इसमें लीकेज होने के चांस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि इसका जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्ड स्टेबल रहते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसमें लीकेज के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और दे हैव हाई यूनिफॉर्मिटी। डिसएडवांटेज के क्या होते हैं, एंजाइम डीनेचुरेशन एंड हाई बायो रिएजेंट नीड। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने टोटल जानकारी ले लिया है। सरफेस एम्बोलाइजेशन का हमारा तीसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्शन या फिर इसको बोलते हैं चिलेशन। तो इसके बारे में आसान तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा गया है, 2-3 पॉइंट इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये लिखा गया है। अब हम लोग विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन दूसरे की बात करते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला है इंकैप्सन। इंकैप्सन में क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, एंजाइम आर एम्बोलाइट, एंजाइम होता है एम्बोलाइट विद इन माइक्रो कैप्सूल्स प्रिपेयर ऑन द ऑर्गेनिक पॉलीमर, द मेम्ब्रेन इनक्लोज द एंजाइम एंड रिमेन सेमी परमेबल टू द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। एंड दिस मेथड ऑफ द इंकैप्सन इज चीप एंड सिंपल एंड ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया to the enzyme to content with the substrate and several enzyme can be embolized in the single step। तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है इनकैप्सुलेशन होता है, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे आसान तरीके से स्ट्रक्चर इसके बने हुए हैं, आप लोग इसको बना लेना। नहीं तो अगर इनकैप्सुलेशन के बारे में और भी इजी तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकैप्सुलेशन को माइक्रो इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड बेसिकली द कैरिड आउट आर यूज्ड आर द लिपिड एंड डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर इंट्रैप्ड द एंजाइम मॉलिक्यूल विद इन द एंड फॉर्म लाइपोसोम, लाइपोप्रोटीन एंड नियोसोम्स मॉलिक्यूल। ठीक, ये आप लोग स्ट्रक्चर इसमें जरूर बना लेना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे एक में आकर के इकट्ठे होकर के यहाँ पे बड़े बड़े बन जाते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पॉलीमर कैरियर यहाँ पे बने हुए हैं। विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन में हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो दूसरा है वो है इंट्रैपमेंट।
तो चलिए हेडिंग डालते हैं आप इंट्रैपमेंट। अगर इनकैप्सुलेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए बेटर मेथड, ये जो होता है बेटर मेथड होता है, एंड इट इज़ ए बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द एंजाइम विच इज लिपिड इन नेचर, जो कि लिपिड नेचर में होते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका जो स्टेबिलिटी होता है लो होता है और ये कॉस्टली होते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा जो है नेक्स्ट एंड लास्ट विद इन सरफेस एम्बोलाइजेशन में इंट्रैपमेंट है। इंट्रैपमेंट क्या होता है, एम्बोलाइजेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन बी परफॉर्म बाय द फिजिकल इंट्रैपिंग ऑफ द एंजाइम इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर जेल हो गया, फाइबर हो गया, इंट्रैप्ड इन द बेस ऑन द कपलिंग एंजाइम टू द लैटिक ऑफ द पॉलीमर मैट्रिक्स या फिर इंक्लोजिंग देम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ प्रोटीन वाइल अलोविंग द डिफ्यूजिंग ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि इंट्रैपमेंट क्या होता है। इंट्रैपमेंट क्या मतलब होता है कि कैरियर के अंदर जो हमारा एंजाइम भरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रैपमेंट। अब कैसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी हो, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इंट्रैपमेंट के बारे में अगर लिखना चाहते हैं सबसे पहले ये बनाइएगा स्ट्रक्चर, इंट्रैपमेंट इन जेल्स एंड इंट्रैपमेंट इन फाइबर। ठीक, तो क्या होता है, इन द इंट्रैपमेंट मेथड द कैरियर मॉलिक्यूल्स इन बिहेव लाइक स्पेशल केज या फिर जेल्स बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में पिजड़ा। तो पिजड़े के अंदर जो हमारे एंजाइम होते हैं वही होता है हमारा इंट्रैपमेंट, एंड द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इंट्रैप्ड विद इन केज दे आर कॉल्ड एज इंट्रैपमेंट। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, कैरियर के अंदर जब एंजाइम हमारा भरा होता है उसे इंट्रैपमेंट कहते हैं। कैरियर हमारा देखिए ये साइड साइड में जो अंदर रहता था कैरियर, उसके अंदर हमारा एंजाइम आकर के फिल हो गया। वैसे तो सरफेस पर था, एब्जॉर्प्शन में हम लोग देख रहे थे, विद इन सरफेस में, सरफेस वाले में देख रहे थे, सरफेस एम्बोलाइजेशन में, कि सरफेस पर के ऊपर हमारे एंजाइम रहते थे, लेकिन इसमें हमारे सरफेस के अंदर आ गए हैं एंजाइम, इसे हम लोग इंट्रैपमेंट कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने टोटल जानकारी ले लिया है कि कौन कौन से मेथड होते हैं और मेथड में कितने पार्ट होते हैं, टोटल इसकी जानकारी ले लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्बोलाइजेशन। तो एप्लीकेशन है एम्बोलाइजेशन में, एम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझ ही गए होंगे कि जो लंबे समय तक यूज किया जाता है उसे हम लोग एम्बोलाइजेशन कहते हैं। अब लंबे समय तक यूज करने के लिए हम लोग एंजाइम एम्बोलाइजेशन में कैरियर का यूज करते हैं, कैरियर के द्वारा हम लोग इसको लंबे समय तक करते हैं। ठीक, तो इसमें एप्लीकेशन क्या होता है, ये एप्लीकेशन इनके बायोफील्ड में होते हैं, फूड इंडस्ट्री में होते हैं, एनालिटिकल एप्लीकेशन होता है, फार्मेसी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, ये सब इनके एप्लीकेशन हो गए एम्बोलाइजेशन के। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतना टोटल समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोसेंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोसेंसर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टोटल जानते हैं। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए बायोसेंसर के बारे में। बायोसेंसर क्या होता है, बायोसेंसर बहुत आसान टॉपिक है, इजी तरीके से पढ़ेंगे तो आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा, अगर हार्डली लेंगे तो बहुत ही ये हार्ड आप लोगों को लगेगा। तो देखिए बायोसेंसर को पहले हम लोग तोड़ते हैं। बायोसेंसर जो हमारा होता है दो वर्ड से मिलके बना होता है, तो लिखेंगे बायोसेंसर इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, बायो प्लस सेंसर। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल, लिविंग बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेंसर का मतलब होता है कि मतलब किसी भी चीज़ों का पता लगाना। अब जैसे कि आप लोग जाते हैं वी मार्ट में सामान लेने या फिर बहुत जगहों पे सामान लेने जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं, सब जगह पर एक छोटा छोटा सेंसर लगा रहता है, और अगर वो हमारा सामान कोई लोग अगर चोरी करके लेके भागते हैं तो वो सेंसर के द्वारा पता लग जाता है कि कोई भी सामान लेके कोई आदमी जा रहा है। ठीक, तो वो सेंसर होता है, वो आवाज़ करने लगता है, वो बता देता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक, वैसे भी हम लोग के लिए भी बना हुआ है सेंसर। अब सेंसर क्या बना हुआ है, जैसे कि देखिए किसी भी बायोलॉजिकल बॉडी में किसी भी चीज़ का पता लगाना उसे हम लोग बायो सेंसर कहते हैं। जैसे कि किसी भी मशीन या फिर एनालिटिकल डिवाइस के द्वारा हम बॉडी की डिजीज या फिर उसके टेम्परेचर का पता लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बायो सेंसर। जैसे कि क्या हो गया बीपी मशीन, बीपी मशीन को हम लोग अपने हाथ में बेल्ट लगा करके, एक मशीन होता है उसको हल्का से बांधते हैं और बटन को दबाते हैं, तुरंत वहाँ पर
हमारा डिस्प्ले में शो कर देता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है कितना हाई है कितना लो है, सब वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, और थर्मामीटर तो होता ही है, हाथ में ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं जैसे कि थर्मामीटर यहाँ पे होता है, और ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर रीडिंग आ जाता है। ठीक, नए नए आ गए हैं थर्मामीटर जिससे आप लोग ऐसे पकड़ेंगे हाथ से ही और यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या हैं कितने हैं, उसी हिसाब से पता लग जाता है। वही सब हमारे बायो सेंसर होते हैं। ठीक, तो उनके बारे में कैसे लिखेंगे, देखिए उसके बारे में हम लोग ये लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बायोसेंसर आर आर्टिफिशियल डिवाइस। बायोसेंसर क्या होता है, आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जो कि मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट को मेजर किया जाता है। इन बायोसेंसर बायोलॉजिकल मटेरियल इंटरेक्ट विथ एन एनालाइट, दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूस फिजिकल चेंज। ठीक, यही हमारा होता है बायोसेंसर। बायोसेंसर हमने बताया कि दो वर्ड से मिलके बना होता है, बायो प्लस सेंसर। सेंसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पता लगाना। जैसे बुखार रहता है तो कहीं पर कुछ लोग जानकार लोग रहते हैं जो कि हाथों से ही पता लगा के बता देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक, या फिर सर पर हाथ रख के हम लोग पता लगाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है। तो हाथों को जहाँ पर रख के हम लोग पता लगाते हैं वो सेंसर का ही काम करता है। लेकिन वो तो नेचुरली हो गया, हम लोग नेचुरली जानकारी लेकिन आर्टिफिशियल कुछ मशीन बना दिए गए हैं जिनके द्वारा हम पता कर लेते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर कितना हाई है कितना लो है, क्या क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ पता लग जाता है इन मशीनें के द्वारा। यही हमारा प्रोसेस होता है, यही मेथड होता है बायोसेंसर। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोसेंसर। हेडिंग क्या डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ बायोसेंसर। तो क्या लिखेंगे, दी बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ बायोसेंसर आर दैट एनालाइट मॉलिक्यूल्स, जो कि एनालाइट मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कांटेक्ट में आते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल के, विच इज ऑन इलेक्ट्रोड सेल्फिश व्हेन एनालाइट कंबाइंड विद द बायोलॉजिकल मटेरियल दे इलेक्ट्रोड एक्टिवेट, जो कि इलेक्ट्रोड होते हैं एक्टिवेट होते हैं, एंड आफ्टर प्रोसेसर द रिजल्ट कम इन द डिस्प्ले। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, जब तक आप लोग इसका फिगर नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके फिगर को। तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये हमारा है एनालाइट मॉलिक्यूल्स और ये हमारे आए हैं बायोलॉजिकल मटेरियल। देखिए ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड से आकर के यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो करके यहाँ पे डिस्प्ले में, डिजिटल डिस्प्ले में आकर के रीडिंग शो हो जाता है। तो क्या कहने का मतलब है, ये बायोलॉजिकल मटेरियल से बाइंड करता है तो फिजिकल केमिकल चेंजेस होता है, और फिर इसमें ट्रांसड्यूसर से एम्पलीफायर से डिजिटल डिस्प्ले में जा करके ये सीधा ट्रांसड्यूसर से इसमें सबसे पहले फिजिकल केमिकल चेंज होगा, उसके बाद ट्रांसड्यूसर हो गए, एम्पलीफायर से होते हुए ये जा करके डिजिटल डिस्प्ले में शो हो जाता है और इनके रीडिंग दिखा देता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना हाई है कितना लो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इनके द्वारा हो जाता है। तो ये है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना। उसके बाद आप लोग ये लिखना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ। ठीक, उसके बाद आप लोग ये लिखना, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बना देंगे तो एग्जामिनेशन में नंबर भी ज़्यादा बनते हैं स्ट्रक्चर से ही। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बायोसेंसर के। तो हेडिंग डालेंगे बायोसेंसर के कंपोनेंट। तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला एनालाइट, दूसरा होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और तीसरा होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं बायोसेंसर, उसके बाद बायोसेंसर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बायोसेंसर के। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, कंडक्टियोमेट्रिक बायोसेंसर, उसके बाद ट्रांसियोमेट्रिक या फिर इसको बोलते हैं कैलोरीमेट्रिक,
बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक या फिर एकॉस्टिक बायोसेंसर, होल सेल बायोसेंसर। ये 7 टाइप के बायोसेंसर होते हैं। अगर इनके बारे में डिटेल आप लोग को जानना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, वैसे डिटेल नहीं, सीधा सीधा पूछ लेता है बायोसेंसर क्या होते हैं, मैकेनिज्म पूछ लेता है और सिंपली टाइप पूछ लेता है। ठीक, तो ये आप लोग जरूर इतना तैयार कर लेना कि कितने टाइप के होते हैं। डिटेल लिखना चाहते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख लेना। एम्फोटेरिक बायोसेंसर में इसके बारे में ये लिख लेना। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना लेना, इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे लिखा गया, ये आप लोग इसको मत लिखना। ये आपका जो टाइप है बायोसेंसर का वो 7 टाइप मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो इसको मत आप लोग लिखिएगा, बस इसको आप लोग बना लीजिएगा एम्फोटेरिक बायोसेंसर में। ठीक, और दूसरा हमारा है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर में बस आप लोग को इतना ही लिखना है, वीडियो को आराम से रोक करके लिख लीजिएगा। और पोटेंशियोमेट्रिक में आप लोग ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप लोग जरूर बना लेना स्ट्रक्चर, बस प्रिंसिपल आप लोग का हो गया। कंडक्टियोमेट्रिक बायोसेंसर के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया, फिर थर्मोमेट्रिक या फिर कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर दिए गए हैं, ऑप्टिकल बायोसेंसर यहाँ पे दिए गए हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद छठवां हमारा है पीजो इलेक्ट्रिक या फिर एकॉस्टिक बायोसेंसर बोलते हैं, ये है। उसके बाद होल सेल बायोसेंसर। ये टोटल आप लोग का बायोसेंसर के बारे में हो गया 7 टाइप, और इसको आप लोग वीडियो को रोक करके जितना टाइप दिखाया हूँ वो सब आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात करने हम लोग जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन, दूसरा होता है मेडिकल नॉन मेडिकल एप्लीकेशन, तीसरा होता है फूड इंडस्ट्री एप्लीकेशन, और चौथा होता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक, तो ये एप्लीकेशन चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों एप्लीकेशन आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट बायोसेंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, एडवांटेज क्या होते हैं बायोसेंसर के। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं इसके एडवांटेज। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, आसान तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबल होता है, स्मॉल सैंपल होता है। अब हाईली स्पेसिफिक क्या होता है, मतलब इसको लगाएंगे और तुरंत अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर जान लेंगे बटन दबाते ही। ये नहीं कि पंपिंग कर रहे हैं उसके बाद कान में लगा रहे हैं, ये सब सिस्टम ही नहीं है, इलेक्ट्रिकली आ गया है, बस हाथ में उसको पहन लेते हैं, उसके बाद बटन दबाएंगे, उसके बाद तुरंत रीडिंग आ जाएगा कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना लो है कितना हाई है, सब कुछ पता चल जाएगा। और थर्मामीटर आता है, हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, तुरंत बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो वहाँ पे रीडिंग में बता देगा, डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो है कि हाई है, वो सब पता लग जाएगा। तो यही होते हैं इनके एडवांटेज। एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बायोसेंसर के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं बायोसेंसर के, और बायोसेंसर क्या होता है, ये टोटल हम लोगों ने बायोसेंसर के बारे में एकदम अच्छे तरीके से जान लिया है। अब शायद इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हिंदी से लेकर के इंग्लिश तक आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ लिख लिख करके। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। तो एक बार आप लोग अपने सिलेबस को फिर से खोल लीजिए। हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी जान लिया और बायोसेंसर के बारे में भी टोटल जान लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दी प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में ब्रीफ जानेंगे और इसी में ही आप लोग का जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियर को लेते हुए साथ में चलते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं आप, प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है, देखिए प्रोटीन इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। देखिए प्रोटीन इंजीनियरिंग को सबसे पहले तोड़िए, आप प्रोसेस को डेफिनेशन नहीं जानते हैं, सबसे पहले इसको तोड़िए। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन भरे होते हैं, ये तो पता ही है। इंजीनियरिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करके उसको नए चीज़ को बनाना, उसको मॉडिफाई करना, वो इंजीनियरिंग इंजीनियर लोग का यही काम होता है कि बहुत सारे पुराने चीज़ों को लगते हैं तोड़ फाड़ करने, तोड़ ताड़ के उसको जोड़ जाड़ के फिर नई चीज़ को बना देते हैं। इंजीनियर का काम वही होता है ना कि पुराने चीज़ को तोड़ेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे और उसका नए चीज़ को बना करके रख देंगे, इसीलिए उनका नाम इंजीनियर पड़ा है। ठीक, तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करके नए चीज़ को बनाना, दिस इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग।
तो प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है अब लिखेंगे। प्रोटीन इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच मॉडिफाई द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बाय डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से कर सकते हैं या फिर केमिकली ट्रीटमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। एंड वी गेट दी डिजायरेबल फंक्शन, और हम लोग गेट करते हैं डिजायरेबल फंक्शन को, इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। इतना कॉन्सेप्ट शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, क्या होता है पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो जान लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। इसमें हम लोग जीन्स को कट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन विच वी कट द जीन्स, जिसमें हम लोग ह्यूमन के जीन्स को कट करते हैं एंड कट द जीन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फिट करते हैं प्लाज्मिड इनटू द ह्यूमन्स डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम के हेल्प से, एंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फॉर द कटिंग एंड द डीएनए लाइगेज फॉर द ज्वाइनिंग एंड वी टेक एंड वी मेक द मल्टीपल नंबर ऑफ द कॉम्पेज, और हम लोग कई प्रकार के कॉम्पेज उसके उसी टाइप के बना लेते हैं। यही हमारा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप लोग का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होते हैं, उसके बाद क्या होता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो विल टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसका आइसोलेशन होता है जीन का, फिर म्यूटेशन होता है जीन का, फिर इसको हम लोग कट करते हैं, फिर एक्सप्रेशन होता है म्यूटेंट जीन का, फिर म्यूटेंट एंजाइम होते हैं, फिर सिलेक्शन होता है फंक्शनल ऑफ म्यूटेंट एंजाइम का, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर द इम्प्रूव्ड एंजाइम होता है, फिर ये सर्किल हमारे चलते रहते हैं म्यूटेशन ऑफ जीन का। ठीक, तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो अगर बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेता है तो थ्योरी नहीं लिखना है आप लोग को, बस ये आप लोगों को बना देना है। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये पूरा का पूरा दिख जाए। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको अगर फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आसान तरीके से इसको खींच के लिख भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। क्या क्या प्रोटीन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इम्प्रूव्ड किया जाता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज को, एलिमिनेशन ऑफ एलोस्टिक एलिमिनेशन, उसके बाद इन्हेंस सबस्ट्रेस एंड रिएक्शन स्पेसिफिटी होता है, इंक्रीज होता है थर्मोस्टेबिलिटी का, अल्टरेक्शन ऑफ ऑप्टिमल पीएच, इंक्रीज एंड डिक्रीज द ऑप्टिमल टेम्परेचर, इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के ये प्रोडक्ट होते हैं। ये टोटल इनके हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक, इनके मेथड क्या क्या होते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें जानिए कि इसमें 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, डायरेक्टर साइड डायरेक्टर म्यूटेजेनेसिस। पीई का मतलब क्या होता है, प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय द जीन फैमिलीज एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन। ठीक, एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में इसमें देखिए 4 एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल और मेडिकल एप्लीकेशन, फूड डिटर्जेंट इंडस्ट्रियल, उसके बाद इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशन इसमें होते हैं। लेकिन इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं टेक्निक ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो टेक्निक क्या होते हैं ये तो यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में लास्ट दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर इसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिकली जो मॉडिफाई किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं तो फोटो खींचना चाहते हैं तो इसको खींच लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये सब लिखे गए हैं, जिसके बारे में अभी मैंने तुरंत बताया है कि जीन्स क्या क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ही बताया है। ठीक, तो इसको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहला है जीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें हमारे 2 मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन और दूसरा हमारा होता है केमिकल मॉडिफिकेशन। ठीक, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गए, और अब हम लोग जानने जा रहे हैं केमिकल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं।
केमिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन इज मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, हैड मोर इम्पॉर्टेंस बिफोर एडवांस इन द साइड डायरेक्टर म्यूटोजेनेसिस इन द मेथड ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द साइड ऑफ चेन नेचुरल एंजाइम मे बी चार्ड आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रोटीन मॉडिफाइज एंड रिप्लेस। ठीक, तो इसके बारे में जितना आप लोग लिख सकते हैं उतना आप लोग लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो हम लोगों ने प्रोटीन इंजीनियरिंग में टोटल कंप्लीट कर लिया कि प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टेक्निक होते हैं, उनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग भी हम लोगों ने जान लिया, उसके बाद एप्लीकेशन भी जान लिया। ठीक, तो हम लोगों ने प्रोटीन इंजीनियरिंग और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो लास्ट है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। अब इस यूनिट में हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक आप लोग का यही बचा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है, एमाइलेज, केटालेज, पर ऑक्सीडेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड पेनिसिलिन। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द इसको भी खींच के कंप्लीट कर देते हैं और हमारा यूनिट तुरंत हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है? एंजाइम यूज इन द इंडस्ट्री आर आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल। एंजाइम आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? सेमी सॉलिड कल्चर मेथड के द्वारा एंड सब मैरिज कल्चर के द्वारा। इन सेमी सॉलिड कल्चर मेथड एंजाइम प्रोड्यूस करता है कल्चर इज ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ सूटेबल सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट सप्लीमेंट विद इन द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। नाउ ए डे ऑफ द सबमर्ज कल्चर मेथड आर द वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में कम से कम आप लोग इतना जरूर लिख लेना, उसके बाद इनके बारे में कैसे कैसे इनका प्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे ग्रो होता है, सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है? एंजाइम का। ये बना हुआ है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक, तो इनमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा हेडिंग दिया गया है वो है एमाइलेज। तो चलिए डालते हैं हेडिंग हम, एमाइलेज क्या होते हैं। देखिए एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज एमाइलेटिक एंजाइम आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? बैक्टीरिया और फंगाई में। एंड एमाइलेज आर मेनली यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ स्वीटनर के लिए फॉर द फूड इंडस्ट्री में, फूड के इंडस्ट्री में। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज हो गया, सिरप हो गया, फ्रक्टोज सिरप हो गए। ठीक, ये सब में एमाइलेज यूज किए जाते हैं। तो एमाइलेज के बारे में बहुत ही आसान पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, 2-3 पॉइंट बस आप लोग तैयार कर लेना, ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं, बस ये क्या होते हैं, इनके मेनली कहाँ यूज होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं, बस यही सब आप लोगों को एमाइलेज में लिखना है। ठीक, अब दूसरा हमारा होता है केटालेज। केटालेज क्या होता है? चलिए हेडिंग डालते हैं अब। केटालेज, केटालेज में हम लोग लिखेंगे केटालेज इज ए कॉमन एंजाइम। केटालेज जो होता है कॉमन एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में ही पाया जाता है। ये केटालेज एक्सपोज होता है टू एंजाइम से। एंड केटालेज प्रेजेंट होता है डिफरेंट सोर्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए और एनिमल हो गए। एंड इट इज ए ट्रीटमर ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड चेन इच ओवर दी 500 एमिनो एसिड लॉन्ग। ठीक, इसके बारे में ये रिएक्शन दिया गया है, इसको आप लोग जरूर बना लेना। ठीक, तो एमाइलेज क्या होता है, केटालेज क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग कम से कम इतना जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एमाइलेज क्या होता है और केटालेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ये सब के बारे में आसान तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पर ऑक्सीडेज। पर ऑक्सीडेज क्या होता है? पर ऑक्सीडेज आर आल्सो ऑक्सीड रिडक्टेज क्लास ऑफ एंजाइम जो कि कैटालाइज होते हैं ऑक्सी रिडक्टेज रिएक्शंस के द्वारा। तो इनके रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए, रिएक्शन आप लोग बना लेना और कम से कम इतना जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा हो गया पर ऑक्सीडेज के बारे में। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है प्रोटीएज। पर ऑक्सीडेज, एमाइलेट, कैटालेज, ये 3 पॉइंट हो गए। अब हमारा चौथा है प्रोटीएज।
प्रोटीएज क्या होते हैं? प्रोटीएज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं आफ्टर प्रोटीनियस आयन पेप्टाइड। ये बहुत ही आसान तरीके से देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इनमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बहुत ही लॉन्ग होता जा रहा है, तो आप लोग इसको आराम से इसको फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिएगा, नहीं तो प्रोटीएज क्या होते हैं, परऑक्सीडेज क्या होता है, एमाइलेज क्या होते हैं, केटालेज क्या होते हैं, ये शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा 2 पॉइंट केवल और है। पहला हमारा है 5वां पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज में क्या होता है? पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर तो बनाने आता होगा क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ही प्रैक्टिस किया होगा। तो पेनिसिलिनेज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमारा पेनिसिलिनोइक एसिड बनेगा। ठीक, तो वही हमारा होता है पेनिसिलिनेज। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में लाइपेज। लाइपेज क्या होते हैं? लाइपेज आर ग्लाइसरॉल एस्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्प्लिट फैट एंड डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। ठीक, तो लाइपेज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट टोटल कर लिया है कंप्लीट। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। अब इस यूनिट में किसी को कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो डाउट आप लोग का ज़रूर क्लियर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।